हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत की नदियों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अंत तक ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बहुत कम समय में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, नदी तंत्र को समझने से पहले ये दो चीज़ें जरूरी है समझना आपको कि एस्चुरी क्या है और डेल्टा क्या है, क्योंकि ये बार बार आगे आएगा और आप इसे समझे नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एस्चुरी। देखिए, इसको हिंदी में ज्वार नदीमुख या फिर ज्वार नदीमुख भी कहा जाता है। ये सागर तट का वो स्थान होता है जहाँ पर नदियों या झरनों का पानी बहकर सीधा समुद्र में मिलता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियाँ जो हैं वो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदियाँ हैं। ये सबसे ज़्यादा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब आइए बात करते हैं डेल्टा की। तो देखिए, ये सागर तट का वो स्थान होता है जहाँ पर नदियाँ या झरने का पानी सीधे समुद्र में ना मिलकर बल्कि कई धाराओं में बंटकर समुद्र के पानी में मिलता है। आप इसी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डेल्टा कुछ इस टाइप का होता है। जहाँ पर डेल्टा बनता है वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, यानी कृषि उपयुक्त मिट्टी का वहाँ पे निर्माण होता है। अब आइए जानते हैं डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो जो डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियाँ हैं वो गंगा हैं, गोदावरी हैं, कृष्णा हैं, ब्रह्मपुत्र हैं। ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है। अब आइए जानते हैं अपवाह तंत्र के बारे में, आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, अपवाह तंत्र एक ऐसी जलधारा क्षेत्र की व्याख्या करता है जहाँ पर अलग अलग कई दिशाओं से छोटी छोटी जलधाराएं आकर एक मुख्य जलधारा में मिलकर एक विशाल जलधारा यानी नदी का निर्माण करती हैं, जिसे कि नदी तंत्र भी कहा जाता है। ये जो भारत का अपवाह तंत्र है मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में हम मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंध नदी तंत्र की बात करते हैं। और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होते हैं वहाँ पे हम मध्य और दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होती हैं, और जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो सारी हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले आइए हम हिमालय जो है अपवाह तंत्र है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ पे जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये तीन ही नदियाँ क्यों लिया गया है। तो देखिए, वो नदी, ये तीनों नदियाँ इसलिए ली गई है कि देखिए ये तीनों नदियाँ जहाँ से निकलती हैं किसी नदियों में मिलती नहीं है, सीधा समुद्र में गिरती हैं। गंगा भी नदी है, इसकी मेन धारा समुद्र में ही गिरती है इसकी, और ब्रह्मपुत्र भी है, ये भी निकलती है और सीधा समुद्र में ही गिरती है। ये किसी में मिलती नहीं है। यही तीन नदी है जो किसी में मिलती नहीं है, इसीलिए इसे इन्हीं तीन को अपवाह तंत्र में शामिल किया गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आपको समझ में आ गई होगी आखिर ये तीनों नदियाँ क्यों ली जाती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र जो है, जो ये सिंधु नदी है, ये तीन देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। इसका उद्गम स्थान बता दें, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से प्रवेश करती है और आगे बढ़ती हुई गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें, भारत का लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ध्यान देना, भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर मिलने से पहले इसकी में 5 प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आपको ध्यान देना है सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी, जिनमें से सतलज और चिनाब दो नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी के बारे में आइए सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, ये सिंधु नदी का सबसे बड़ा जो सहायक नदी है ये है चिनाब नदी। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के 12 लारा दर्रे से होता है। देखिए, चिनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों से होता है, इसलिए वहाँ पे इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। ये नदियाँ कब और कहाँ कैसे मिलते हैं, आइए इसे भी जान लेते हैं। देखिए, झेलम नदी जो है इसका उद्गम स्थान क्या है, कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होती है इसका उद्गम स्थान, और ये नदी लगभग 170 किलोमीटर बहती है और भारत पाकिस्तान के सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झंग के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। अब उसके बाद अगली नदी जो है वो रावी नदी है। तो देखिए, ये नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के पास चिनाब नदी में ये भी मिल जाती है। उसके बाद अगली है सहायक नदी है सतलज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर चिनाब में मिलने से पहले ब्यास नदी में आकर ये मिलती है। अब आइए जानते हैं ब्यास नदी के बारे में। देखिए, ये नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहती हुई पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हरिके क्षेत्र में जहाँ पर ब्यास और सतलज नदी का संगम होता है वहीं से देश की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। केवल राजस्थान में ही इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। आप सोच लीजिए ये नहर कितना बड़ा है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि जब पाकिस्तान के बहावलपुर में सतलज नदी और चिनाब नदी मिलती है तो चिनाब नदी से मिलकर ये पंचनद नदी का निर्माण करते हैं, और सिंधु नदी में मिलने से पहले ये 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ एक होकर आगे बहती हैं, इसलिए पंचनद भी कहा जाता है। अब बात आती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंध। ये सभी नदियां तो भारत में आकर निकलती हैं। अगर भारत में इन नदियों को पानी रोक लें तब पाकिस्तान का क्या होगा, यहाँ पे समझने वाली विषय है ये। तो देखिए, इसी को देखते हुए एक जल समझौता हुआ है जिसे सिंधु जल समझौता भी कहा जाता है। तो देखिए क्या है सिंधु जल समझौता। तो देखिए, पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि थी, जिसके अनुसार पूर्व की तीनों नदियों जैसे कि ब्यास हुआ, रावी हुई और सतलज, इसका नियंत्रण भारत को मिला था, और जो पश्चिमी तीनों नदियां हैं जैसे कि सिंध हुआ, चिनाब हुआ और झेलम हुआ, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया है। इसी से आपको ध्यान रखना है। तो ये रही बात सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की, जो कि पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिरती है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र की सारी नदियाँ पाकिस्तान से होकर बहती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी पाकिस्तान से होकर जाती हैं, एक खासियत ये भी है। अब आइए बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो देखिए, गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में ही इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी ये बांग्लादेश में भी बहते हुए अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आइए देखते हैं इसका उद्गम स्थान। तो देखिए, सतोफत हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप से गंगा का नाम दे दिया जाता है। यानी जब ये दो नदियाँ मिल जाती हैं तो वहीं से गंगा नदी का नाम शुरू हो जाता है। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी
अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, जबकि मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। एक बात और ध्यान देने लायक है कि केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल तक भारत में बहती है। पश्चिम बंगाल में पहुंचने से पहले फरक्का नामक स्थान पर ये दो भागों में बंट जाती है। एक हुगली नदी बन जाती है और दूसरी मुख्यधारा को भागीरथी वहाँ पे कहा जाता है। और यही भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां उसे मतलब वहां पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आगे बहती हुई ये पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र, जिसे कि बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, से ये आखिरी में मिल जाती है और संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मेघना नदी। वहाँ पे जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इन्हें मेघना नदी कहा जाता है और फिर इसी नाम से बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। गंगा नदी तंत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना हुआ, कोसी हुआ, सोन हुआ, दामोदर हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, रामगंगा आदि नदियाँ, बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आइए जानते हैं इन सहायक नदियों के बारे में भी थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं यमुना नदी के बारे में। तो देखिए, गंगा की जो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। ये उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बेतवा हुआ, चंबल हुआ, केन हुआ। तो आइए इन सहायक नदियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि चंबल नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जनापाव से पर्वत से निकलती हैं। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा से यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। जान लीजिए चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। अब आइए जानते हैं अगली नदी के बारे में, बेतवा नदी क्या है। तो देखिए, यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि प्रसिद्ध स्थान सांची स्तूप जो है वो बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। ध्यान देना, प्रसिद्ध स्थान जो सांची स्तूप है वो बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप जो अशोक है, ये 3री शताब्दी में बनवाया था। अब अगली गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कोसी नदी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी अपने मार्ग बदलने के कारण काफ़ी चर्चा में रहती है और हर साल इसमें भयंकर बाढ़ के कारण ये काफ़ी नुकसान वहाँ के लोगों को पहुँचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ध्यान देना, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है तथा उसके बाद अगली जो नदी है वो है दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये नदी निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में हर साल अचानक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। समझ लीजिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बाद अगली सहायक नदी है गोमती नदी। इस नदी का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। अब आइए अगली नदी की बात करें, तो जो अगली नदी है वो सोन नदी है। ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने लायक है कि सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम जो है वो कैमूर की पहाड़ियाँ ही करती हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद आइए अगली नदी की बात करें, तो अगली नदी जो है वो घाघरा नदी है, जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है।
यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ भी लिया जाता है कि कौन सी नदी गंगा नदी के दाएं तट पर है और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलती है। तो देखिए, गंगा नदी के दाएं तट से तीन प्रमुख नदियां यानी यमुना, सोन और टोंस नदियां जो हैं ये गंगा नदी के दाएं तट से मिलती हैं, और बाएं तट से गोमती, गंडक, घाघरा तथा कोसी नदियां मिलती हैं। इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। ध्यान देना, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो बसा है भारत का वो कानपुर है, एकमात्र शहर। गंगा नदी की सबसे पहले जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो ये हुई फ्रेंड्स गंगा नदी तंत्र के बारे में छोटी सी जानकारी। अब आइए अगला जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं। अभी तक हमने सिंधु नदी और गंगा नदी की बात की थी, अब आइए हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। तो देखिए, ये नदी तिब्बत और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में येरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है और सांपो के नाम से भी जाना जाता है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा यानी पद्मा के साथ मिल जाती है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे ध्यान देना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है, और किसके द्वारा बना है, तो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बना है। अब आइए इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जितनी नदियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनमें से कुछ क्या कहते हैं छूटने वाले नहीं हैं। आपको यहाँ से जो भी देखना है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लगभग एग्जाम से जो बड़े बड़े एग्जाम है जैसे यूपीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, तो सारे क्वेश्चन इसी पूर्व साइड से ही पूछे जाते हैं। पूर्व साइड की जो नदियाँ हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो हैं वो तीस्ता नदी है, सुबनसिरी नदी है, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपली, ये सभी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान देना, जिनमें से तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग नदियाँ ये ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलती हैं, और लोहित, बराक और दिबांग ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से मिलते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं तीस्ता नदी के बारे में। तो देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, और फिर वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। अब अगली बात है लोहित नदी की। तो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती हैं, और लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। ध्यान देना, खून की नदी किसे कहा जाता है, तो लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। अब अगली नदी की बात करें तो बराक नदी है। बराक नदी भी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है और मेघना नदी में जाके मिल जाती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि अभी हमने पहले भी आपको बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली स्थित है, यानी माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र में ही स्थित है, जो कि आसाम में है। तो फ्रेंड्स, ये रही बात हिमालयी नदी तंत्र की, जिसमें हमने आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अच्छे से समझाया और बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी टॉपिक्स को हमने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगले पार्ट 2 में हम आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। अगर आप
उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं।